ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बना था, कब स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, क्यों स्टार्ट किया था, क्या ये चेंज हो सकता है, इसका हेड कौन चुनता है, क्या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक करता है, क्या इसको कोई पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग करती है, इसका काम क्या होता है, कब इसका काम होता है, क्या ये पूरे साल काम करता है, क्या इसको चेंज किया जा सकता है, क्या ये लोकसभा में बैठता है, क्या ये राज्यसभा में बैठता है, कौन है ईसीआई, अभी तक कितनी बार चेंज हुआ है, कितने पोर्शंस में काम करता है, इंडिपेंडेंट बॉडी है या डिपेंडेंट बॉडी है, क्या मैं इससे सवाल पूछ सकता हूँ। तो इन सभी क्वेश्चन से आप सब हैं कंफ्यूज एंड यू डोंट नो व्हाट इज ईसीआई, जिसको हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, इनका काम कब होता है, कैसे होता है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू जेनजी क्लासेस। आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे होंगे और हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए होंगे। अभी तक हमने इस चैप्टर में दो लेक्चर्स को कंप्लीट किया है, इलेक्शंस पार्ट 1 है, इलेक्शन पार्ट 2। आज की जो वीडियो है इसमें आपको इलेक्शंस या जो चैप्टर है इसके थर्ड पार्ट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, देन यू विल गेट अ मैराथन जिसमें आप 90 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम ऑफ द ग्रेट चैंपियंस, अब हम आगे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो बेटा व्हाट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटो, AUTO, ऑटो मतलब खुद, खुद काम करती है, किसी पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहती है, जैसे हमारी जुडिशरी है। 25 जनवरी 1950 जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद इसे नियुक्त किया गया, स्टार्ट किया गया, और फर्स्ट इलेक्शन भी इसी बॉडी ने कराया। ये आर्टिकल 324 से 329 तक आती है कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टेट लेवल पे इसका हेड होता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। इसको स्टेट के कौन चुनता है, स्टेट के गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, जजेस, जो स्टेट लेवल पे हायर अथॉरिटीज होती हैं, वो सब डिस्कस करके एक बंदे को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अपॉइंट करते हैं। और नेशनल लेवल पे जो हेड होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, अलग अलग, एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, दो चार पांच जो भी, वो सब मिलके इसको नेशनल लेवल पे हैंडल करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कैसे काम करता है। ये चार पार्ट में काम करता है। फर्स्ट पार्ट ये इलेक्टोरल रोल बनाता है। इलेक्टोरल रोल क्या होता है, जिसमें सभी लोगों के नाम होते हैं जो इलेक्शंस में वोट डालने वाले हैं। उसके बाद ईसीआई क्या करता है, डेट और शेड्यूल ऑफ इलेक्शन की, कब आपके इलेक्शंस होंगे, कौन सी तारीख को होंगे, इन सबको मैनेज करता है। उसके बाद ईसीआई पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करता है और उनके सिंबल्स को एलोकेट करता है कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी है, इसका सिंबल ये है, इनका नाम ये है, कौन कौन कैंडिडेट्स है, वो सब दिखता है। और उसके बाद कोशिश ये रहती है कि हर टाइप से फ्री और फेयर इलेक्शन हो, किसी भी टाइप से गड़बड़, करप्शन, है ना, मिसलीडिंग, ये सब कुछ ना हो इलेक्शन में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इलेक्शन। भाई देखो, सबसे पहले ईसीआई क्या करता है, डाटा कलेक्ट करता है हर हाउस का। तुम्हारे घर पे भी लोग आए होंगे, कितने लोग हैं, डिसेबल कितने हैं, कम्युनिटी पूछते हैं, हर टाइप का छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन, हर चीज कलेक्ट करते हैं। लड़के कितने हैं, लड़की कितनी है, वाइफ कितनी, मतलब सब कुछ। वाइफ कितनी है वाइफ तो मतलब एक ही होगी, शौकीन लोगों की ज्यादा भी होती है। उसके बाद वो क्या करते हैं, उन लोगों को नोट डाउन करते हैं जो वोट दे सकते हैं। अब 18 से छोटा बच्चा तो है पर वोट तो नहीं दे सकता। उसके बाद वो क्या करते हैं, रोल बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज की, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ से एक एमएलए इलेक्शन लड़ेगा या एमपी इलेक्शन लड़ेगा और यहाँ पे इतने लोग वोट देंगे। और फिर पोलिंग स्टेशन की, भाई इस एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो एक जगह पे वोट नहीं डल पाएंगे, दो तीन स्टेशन हमें बनाने पड़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, कि जो आपने लिस्ट बनाई है उनको वेरीफाई करना कि कोई इस लिस्ट का स्पेशली काम होता है, कोई बच्चा जो पहली बार इलेक्शन में आ रहा है, इससे पहले नहीं था, इसी बार 18 साल का हुआ है, उसका नाम है कि नहीं, इन सब चीजों को डिटेल्ड वेरीफाई करने का काम SIR का होता है। और फिर वो लोग फाइनल रोल सबमिट करते हैं कि ये है भाई फाइनल लिस्ट, यही लोग एलिजिबल हैं वोट देने के लिए और ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। सब कुछ इस तरीके से प्रोसेस काम करता है। उसके बाद क्या होता है, ईसीआई, अब हमने जो पढ़े थे पॉइंट्स उनको हम थोड़ा सा, जैसे पिछला पॉइंट है ना, अब हम जो ये पॉइंट्स हैं ईसीआई जो है इनके हम अलग अलग पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे पहला पॉइंट है इलेक्टोरल रोल कैसे बनाते हैं। देखो, हर 5 साल बाद लेजिस्लेचर खत्म हो जाता है और इलेक्शन, आपको ऐसा नहीं है कि आज लोकसभा का टेन्योर खत्म हो गया तो मैं कल से सोचूंगा, नहीं। मेरे को पता है कि इस महीने मार्च में लोकसभा का टेन्योर खत्म हो रहा है, मुझे प्रिपरेशन उससे पहले करनी है, उससे पहले मुझे अगली सरकार चुन लेनी है, उससे पहले मुझे अगले के इलेक्शंस करा देने हैं। तो भाई ये हर 5 साल में होता है। तो ईसीआई की जो मशीनरी है वो पहले ही लोकसभा के खत्म होने से पहले एक्टिवेट हो जाती है कि भैया इलेक्शन कराने। उसके बाद वो वेदर कंडीशंस, एग्रीकल्चर की साइकिल, स्कूल यूनिवर्सिटी के एग्जाम, त्योहार, ये सब कुछ देखते हुए एक टाइम तय करता है कि इस टाइम पे इनमें से कुछ भी नहीं है, इस टाइम पे हम इलेक्शन करा सकते हैं, ताकि हर इंसान इलेक्शन को एक त्योहार की तरह बनाए, उसमें पार्टिसिपेट करे। उसके बाद है ईसीआई जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करता है और उनको सिंबल देता है। जैसे हर जो भी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी ईसीआई उसे रजिस्टर करवाएगा।
इवन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिन्होंने खुद की पार्टी बनाई है, जो किसी और पार्टी से बिलोंग नहीं करते, वो भी इलेक्शंस को लड़ सकते हैं। और उसके बाद ईसीआई सर्च करता है कि जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो नेशनल लेवल पे इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आप नेशनल पार्टी है, या स्टेट लेवल पे इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आप स्टेट पार्टी होना चाहिए। आगे एक स्लाइड आएगी जिसमें आपको पता चलेगा नेशनल लेवल की पार्टी और स्टेट लेवल की पार्टी बनने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस पार करनी पड़ती हैं। उसके बाद है फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं। जैसे देखो, वोटिंग फ्रॉम होम, जैसे फ्री और फेयर इलेक्शंस ईसीआई करवाता है। और इन्होंने इवन ये भी एक चीज निकाली है कि 85 ईयर से ऊपर के जो लोग हैं, या फिर जो लोग 40% डिसेबल हैं, है ना, वो पहली बार ऐसा हुआ था 2024 में, उन्होंने कुछ बनाया था, ऐप था या जो वटेवर, उसके थ्रू आप घर से वोट डाल सकते हैं ऑनलाइन विदाउट चीटिंग, आपको आने की जरूरत नहीं है। तो ये सब कुछ फ्री और फेयर तभी तो होगा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस चीज पे काम करेगा, ताकि हर वोटर जो वोट दे रहा है उस तक हम पहुंचे, उसके राय जानने के लिए कि आपको क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी सबसे बढ़िया है, कौन आपके लिए अच्छा कर सकता है। अब एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्शन, बहुत सारे ऐप भी बनाए गए हैं इलेक्शंस के लिए। से एक ऐप है सुविधा करके, इसमें इलेक्टोरल सर्विस और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। एक एरोनेट करके ऐप है, ये वेब बेस्ड है, जिसमें आप इलेक्शन से रिलेटेड सारा डाटा आप मैनेज कर पाएंगे। एक सुगम ऐप है, ठीक है, प्रोसेस मॉनिटरिंग, कैसे चल रहे हैं, क्या हो रहा है। ईटीबीपीएस करके एक ऐप है, तो उसमें आप इलेक्शन का एक्सपेंडिचर, कैसे क्या खर्च हो रहा है, सब कुछ, वो सब कुछ आपको पता चलता है। वोटर हेल्पलाइन ऐप है, जिसमें आप वोटर के हेल्प आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं। सक्षम ऐप है, जो इलेक्शन प्रोसेस को मॉनिटर करने में हेल्प करता है, जिससे आप देख सकते हैं किसी भी टाइप की गड़बड़ तो नहीं हो रही। एक सिवगिल करके ऐप है, वो सिटीजन्स को पावर देता है कि भाई आप मतलब इनडायरेक्टली आप इलेक्शंस कोई या तो देख रहे हैं, या उसकी फंडिंग देख रहे हैं, या देख रहे हैं पार्टी ने क्या क्या मैनिफेस्टो रखा है। मैनिफेस्टो का मतलब होता है पार्टी वादे करती है कि हम जीत गए तो ये करेंगे, अलाना फलाना, वो सारी चीजें। तो मैनिफेस्टो भी ये सब आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है, ये ऐपों के नाम है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन होती क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप होता है लोगों का, जो पार्टिसिपेट करता है इलेक्शन में और जीतने के बाद लोगों के हित के लिए काम करता है। ये सिर्फ डेफिनेशन है, करते नहीं है ज्यादा लोग। पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी, लोगों का हेल्थ और बेटर फ्यूचर के लिए सब काम करना होता है एक इलेक्शन, जो भी पार्टी लड़ रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी की, ये एक ग्रुप होता है, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन को ऑर्गेनाइज करते हैं ये लोग, कैंपेन लगाते हैं कि भाई ये मुद्दा चल रहा है। जैसे अभी आपने देखा था कि नीट पेपर लीक के लिए लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए थे, तो बिकॉज बीजेपी पार्टी सेंटर में, वो अपने ही खिलाफ तो नहीं बोलेगी, तो जो बाकी पार्टीज थी वो लोग जंतर मंतर में इकट्ठे हुए थे उनके अगेंस्ट बोलने के लिए कि भाई आप गलत कर रहे हैं। तो जो स्पेसिफिक उस टाइम के मुद्दे होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है उन पे काम करना। उसके बाद ऑफर वोटर्स अ मीनिंगफुल चॉइस, जिस चीज की आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस चीज की जरूरत है, जो प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आपको चॉइसेस प्रोवाइड मैं करवाऊं। और उसके अलावा इनेबल वोटर्स टू मेक इन्फॉर्म, जो डिसीजन हो रहे हैं इलेक्शन में, क्या आप करोगे, मैनिफेस्टो की मैं जीत गया तो आपके लिए करूंगा, वो सब कुछ भी पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है आपको शो करना। उसके बाद जो हारता है और जो जीतता है, दोनों का क्या काम है। जैसे हम आम नागरिक हैं, अब मैं कलर 1 मिनट चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इलेक्शंस होते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने कैंपेन लगाती हैं, अपने झूठे मूठे वादे करती हैं, जो भी करना है उन्हें। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाता है। एक पार्टी जीत जाती है, एक पार्टी हार जाती है। जीतने वाली पार्टी गवर्नमेंट बना लेती है, और पॉलिसीज, जो भी नई नई पॉलिसीज उन्हें लगता है ये बनाना चाहिए, वो बनाना चाहिए लोगों के हित के लिए, वो सब करती है। अपोजिशन पार्टी क्या करती है, अकाउंटेबिलिटी। अपोजिशन पार्टी तो हार गई है, लेकिन फिर भी वो लोकसभा में बैठती है, और वो ये चीज चेक करती है कि गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो कम से कम लोगों को आंसर करे, लोगों के लिए आंसरेबल हो कि हमने ये चीज इसलिए करी है, आपके फायदे के लिए की है, या ये इस चीज से इतने घाटे हैं, जो भी। और उसके बाद वो हर टाइप के डिबेट और कमिटी में पार्टिसिपेट करती है कि आप ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है, इसको करने की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या इसके बिना भी काम चल सकता था। इन चीजों को मोनिटाइज करना, देखना, हर चीज, और सवाल पूछना, ये काम होता है अपोजिशन पार्टी का। जितना अच्छा अपोजिशन एक कंट्री में होगा, उतनी अच्छी डेमोक्रेसी वर्क करती है, अगर अपोजिशन अपना काम ढंग से करे तो। एम आई क्लियर? उसके बाद बात करते हैं कंडीशंस फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ स्टेट पार्टी। अगर आपको एक स्टेट या नेशनल लेवल की पार्टी बनना है, तो उसकी क्या कंडीशंस होती है। पहले हम पढ़ते हैं, आपको अगर स्टेट लेवल की पार्टी बनना है तो देखो, 6% of the valid votes in legislative assembly and at least 2 seat in the legislative assembly। legislative assembly legislative assembly स्टेट लेवल पे होती है। मान लो उत्तर प्रदेश में 80 सीट होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक। अब वो बोल रहा है, जितने भी उत्तर प्रदेश में मान लो 80 सीट्स है, तो अब वो बोल रहा है असेंबली में, तो 80 का 6%, यानी अप्रोक्सीमेटली
4 से 5 सीटें आपको आप जीत जाओ, पहले तो 4 से 5 सीटें आप जीतो, और उसके बाद मतलब जितने वोट हैं, मान लो उत्तर प्रदेश 4-5 आया ना, हाँ तो देखो 4 से 5 तो आपको, एक तो 4 से 5 आप सीट जीतो, और उसके अलावा मान लो उत्तर प्रदेश से 50 लाख लोग वोट करते हैं, तो 50 लाख का छह, क्या लिखा है, रुको दोबारा स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है जितने लोग वोट कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, स्टेट में जितने लोग वोट कर रहे हैं उतने लोगों का 6% लोगों का वोट आपको मिल जाए। मान लो अगर 100 लोगों ने वोट करा है तो 100 का 6% यानी 6 वोट आपको मिल जाए, और उसके अलावा जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल सीट्स हैं उसमें से 2 सीटें मिल जाए, यानी 6% तो वोट मिल जाए और 2 सीटें मिल जाए, तो आप एक स्टेट लेवल की पार्टी कहलाएंगे। या फिर आपको 6% तो वोट मिल जाए और 1 सीट मिल जाए, लेकिन कहां पे, पार्लियामेंट की लोकसभा में, ठीक है। तीसरा है कि आपको 3% तो सीट वो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट मिल जाए। 3% लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट मतलब जितने भी लोगों ने वोट डाला है, तो स्टेट असेंबली में आपको 3% सीटें मिल जाए, और या फिर आपको 3 सीटें लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब हाँ, ये बात रिपीट कर दी है उसने कि 3% सीटें आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी भी टाइप से लानी है। चौथा पॉइंट है, या तो आपको लोकसभा में 1 सीट मिल जाए हर 25 लोगों पे, मान लो लोकसभा में 1000 थे, डिवाइडेड बाय 25, तो 25 40 सीटें मिल गई, यानी हर 25 लोगों पे 1 सीट आपको लोकसभा में मिल जाए, तो आप एक स्टेट लेवल की पार्टी कहला सकते हैं। या फिर 8% जितने वोट डले हैं इलेक्शन में उसका 8% वोट आपको मिल जाए, और जितने भी मतलब लोकसभा में वोट डले हैं तो आपको लोकसभा में जितने वोट डले हैं उसके 8% आपकी पार्टी को मिल जाए, तो भी आप एक स्टेट लेवल की पार्टी कहलाएंगे। ये कंडीशन से आपकी बुक में भी लिखे हैं, आप आराम से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ज्यादा कोई डिफिकल्ट वाली बात है नहीं। अगर आपको नेशनल लेवल की पार्टी बनना है, जो कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो 3 कंडीशन है। देखो, किसी भी 4 स्टेट में आपको या तो 6% वोट मिल जाए, है ना, और 4 सीटें मिल जाएं लोकसभा में, यानी लोकसभा में आपको 4 सीटें मिल जाएं, प्लस किसी भी 4 अलग अलग स्टेट में 6% वोट मिल जाए, ठीक है। उसके बाद लोकसभा की टोटल सीटों में से 2% सीट आपको मिल जाए, है ना, जैसे लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो इसकी 2% या तो आपको सीटें मिल जाए, है ना, और जो आपके कैंडिडेट हैं वो कम से कम 3 स्टेट्स से आपके कैंडिडेट इलेक्ट हो जाए। और तीसरी कंडीशन नेशनल पार्टी के लिए क्या है कि वो किसी भी 4 अलग अलग स्टेटों में एज अ स्टेट पार्टी काउंट, अगर आपकी पार्टी हो रही, मतलब कोई भी 4 अलग अलग स्टेट अगर आपकी पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा दे रहे हैं, तो आप ऑलरेडी एक नेशनल पार्टी में काउंट हो जाएंगे। हमारे देश में 6 नेशनल पार्टीज हैं। सबसे पहली है बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और आम आदमी पार्टी। ये 6 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो नेशनल लेवल पे इलेक्शन लड़ती हैं, है ना। इनके अलावा कोई और पार्टी अभी सेंट्रल इलेक्शंस नहीं लड़ सकती। और लास्ट एक नोटा होता है, नन ऑफ द अबव। उसके बाद आता है डेमोक्रेसी में, सॉरी इलेक्शंस में चैलेंजेस क्या क्या है, क्या क्या परेशानी है जो हमको झेलने को दिखती है। जैसे देखो, लोग पैसे का इस्तेमाल करते हैं जीतने के लिए, दारू बांटना, पैसे बांटना, वो सब। धमकाते हैं, डराते हैं। उसके अलावा फेक न्यूज़ फैलाते हैं। किसी प्राइम मिनिस्टर ने कोई जोक मारा तो आधी क्लिप काट के दिखा दी कि अरे ये तो भाई मजाक उड़ा रहा है लोगों का, पूरी क्लिप नहीं दिखाई, लोगों को भटकाया रील्स के थ्रू। लो वोट टर्नआउट, वोटर टर्नआउट, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भाई वोट दे तो सकते हैं पर कहते हैं कौन वोट देगा, कोई मतलब नहीं है, वोट देने नहीं जा रहे। उसके अलावा क्या है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, वो भी इलेक्शंस में आ जाते हैं। और लास्ट है मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, दूसरे को बुरा बताओ तो आप अपने आप अच्छे हो जाओगे। इन सब चीज़ों की वजह से भी इलेक्शन में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं हमारे इलेक्शंस में। उसके बाद आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, अलग से मैंने इसको एक स्लाइड दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। मान लो अभी इलेक्शंस चल रहे थे, अब इलेक्शन में मान लो कल इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, इवन एक दिन पहले तक आप चाहो तो सुबह बीजेपी, शाम को कांग्रेस, फिर आम आदमी पार्टी, दिन में 6 बार पॉलिटिकल पार्टी बदलो घंटे के हिसाब से, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो कुछ लोग तो हारे होंगे और एक पार्टी जीती होगी। अगर आप हारी हुई पार्टी में से हैं तो आप फिर से बदलते रहो, अपनी कोई भी दूसरी पार्टी में चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आप जीत गए हो
तो जीतने के बाद आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज नहीं कर सकते, और आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो सदस्यता है, जो आपको एमपी एमएलए जो सीट मिली है, वो भी छिन जाती है। ये है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है? एंटी डिफेक्शन लॉ प्रिवेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एमपी एमएलए फ्रॉम चेंजिंग देयर पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर विनिंग एन इलेक्शन। और ये चीज इसलिए रखी गई ताकि मैं जीत गया, जीतने के बाद सामने वाली पार्टी मेरे को बोल रही है तुम आ जाओ, मैं जीतने के बाद चला गया तो इस पार्टी के वोट कम हो गए, वो जीत गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और इससे डिसबैलेंस आता है हमारी डेमोक्रेसी में। 1985 में आया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी टाइप का चेंज। तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको लाया गया था। 10th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर ये लिखा गया है। और इसमें एक बहुत फेमस कहावत है, आया राम गया राम। आया राम गया राम का मतलब है एक पर्सन थे, पॉलिटिकल लीडर, उनका नाम में राम आता था, एग्जैक्टली मेरे को नाम नहीं पता उनका। तो उन्होंने क्या था, एक ही दिन में, इवन एक एक 1.5 घंटे में 2 बार एक पार्टी में थे, फिर दूसरी पार्टी में गए, फिर अपनी पार्टी में वापस आ गए, एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदल ली थी। तो इसीलिए एक बहुत फेमस कहावत थी, आया राम गया राम। इतनी जल्दी उन्होंने अपनी पार्टी चेंज की थी। उसके बाद अब मेंबर जो होता है, अगर वो ऐसा करता है तो वो पॉलिटिकल पार्टी से निकाल दिया जाएगा, और जिस पार्टी से वो जीता हुआ भी था वो सीट भी छिन जाएगी। ठीक है। इसमें इवन आप जीतने के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर भी उल्टा अगेंस्ट नहीं बोल सकते। और इंडिपेंडेंट जो मेंबर होते हैं, अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं मैं अकेले के दम पे, और मान लो मैं जीत गया, तो भाई मैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा, ये भी नियम रहता है। और जो स्पीकर, जो लोकसभा का हेड होता है, जो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स कराता है, ओम बिरला है शायद, वो स्पीकर होते हैं, और राज्यसभा के हेड होते हैं चेयरमैन, जो पोस्ट होती है। तो ये लोग देखते हैं किसको डिस्क्वालीफाई करना है, किसको डिस्क्वालीफाई नहीं करना है। इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, करप्शन रुकता है, डेमोक्रेसी तगड़ी होती है, और एक डिसिप्लिन आता है कि भाई ऐसे नहीं कर सकते। लास्ट 2 चीजें हैं, ईटी, ये टर्म था एक ईटीबीपीएस, और एक टर्म था आईईबीपी। ये क्या होता है? देखो, ईटीबीपीएस होता है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। ये जो होता है, जैसे देखो, ईटीबीपीएस ये सिस्टम दैट अलाउ सर्विस वोटर्स, जो जॉब कर रहे हैं, जैसे कि आर्मी वाले हो गए, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो गए जो कहीं दूसरी जगह है, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली अपने वोट को पोस्टल बैलेट के थ्रू, यानी ऑनलाइन इलेक्ट्रिकली कुछ पोस्टल बैलेट सिस्टम होता है, उसके थ्रू अपना सीक्रेट इलेक्शन वोट डाल सकते हैं। अब मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी काम से ब्राजील भेज रखा है, तो मैं यहाँ के इलेक्शन नहीं दे सकता भाई, मैं नहीं वोट डाल सकता। तो ईटीबीपीएस सिस्टम के थ्रू मैं अपना वोट कास्ट कर दूंगा और मैं अपनी ओपिनियन बता दूंगा, वो भी काउंट होगा। और दूसरा है आईईवीपी, इंटीग्रेटेड इलेक्शन वोटर पोर्टल। इसमें क्या है, आईईवीपी इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड वेरियस वोटर सर्विसेज। जैसे देखो, ये तुम्हें क्या करेगा, एक ऐप है, इसमें क्या होता है, आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आपकी एंट्रीज की करेक्शन कर सकते हो, अपना इलेक्ट्रॉनिक जो भी कार्ड है, वोटर कार्ड, वो डाउनलोड कर सकते हो। ये सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो। ईपीआईसी क्या होता है, इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, मतलब आपका जो वोटर आईडी कार्ड होता है उसको हम ईपीआईसी भी बोलते हैं। तो वो सारी चीजें आप इस ऐप के थ्रू मोनेटाइज कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। बहुत ईजी था। इस पूरे में आपको अगर कोई कंफ्यूजन हुई होगी तो स्टेट पार्टी की रिकॉग्नाइजेशन कैसे होती है और नेशनल पार्टी, कोई पार्टी कैसे बन सकती है, उसमें हुई होगी। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिखना, कमेंट बॉक्स में। आई विल श्योर मेक अनदर वीडियो विच विल डिस्क्राइब कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस टू बी अ स्टेट पार्टी और अ नेशनल पार्टी। बाकी आई होप सो आपको पूरा समझ आया हो, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। जितना हो सकता है पढ़िए, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस ही हमारी प्रोग्रेस है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मैराथन में, जिसमें आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को, 90 क्वेश्चंस को हम 1 आवर में कंप्लीट करा देंगे। होप सो। ग्रोथ करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।